देखिए, सबसे पहले बात उस जंग की कर ली जाए जो हमारी सेना मानवता की खातिर लगातार लड़ रही है। सामना कुदरत के क्रोध से है और हर किसी तरह के एक एक व्यक्ति तक राहत पहुंचाने का जो काम है वो युद्ध स्तर पर लगातार जारी आपको नजर आएगा। सिक्किम जो है इस वक्त दशक की सबसे बड़ी त्रासदी से जूझ रहा है। हजारों लोगों की जिंदगी जो है फ्लड की वजह से बर्बाद हो चुकी है। सैकड़ों गांव राज्य के बाकी हिस्सों से कट चुके हैं। ऐसे में भारतीय सेना पिछले 6 दिनों से ऐसे इलाकों में एक्टिव नजर आ रही है जिनका संपर्क टूट चुका है। सेना वहां तक पहुंचने का न केवल रास्ता तैयार कर रही है बल्कि जरूरतमंदों को वहां से निकाल भी रही है। जवानों ने आईटीबीपी के साथ मिलकर चुंगथांग को पेंगोंग से जोड़ने वाले लाचेनचू पर एक लॉक ब्रिज बनाया और यही नहीं, सबसे ज्यादा जोर संचार और संपर्क पर भी बहाली पर लगातार बना हुआ है। यहां कितना ज्यादा नुकसान हुआ है, सेना के जवान उसका भी लगातार जायजा ले रहे हैं और पुलों और सड़कों की मरम्मत कैसे की जाए इस पर विशेष काम शुरू कर चुके हैं। आपके सामने 3 तस्वीरें हैं। देखिए, पहली तस्वीर तबाही की है, दूसरी तस्वीर में इलाके में देवदूत बनकर जो पहुंची सेना उसकी ये तस्वीरें, और तीसरी तस्वीर उस मदद की है जिसके लिए सिक्किम के लोग जो है सेना का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। वही सिक्किम में तीस्ता नदी की मचाई तबाही के निशान जगह जगह बिखरे हुए हैं, लेकिन जिंदगी बचाने के लिए सेना और एनडीआरएफ का मिशन जारी है। बाढ़ की वजह से कई जिलों में कुछ पुल टूट गए और कई गांव तक पहुंचने के रास्ते बंद हो गए, मगर इन गांव तक सेना और स्थायी प्रशासन के जरिए मदद पहुंचाई जा रही है। ऐसे गांव तक रस्सी से बंधी ट्रॉली के जरिए सामान पहुंचाया जा रहा है। उफनती लहरों के बीच सामान से लदी ट्रॉली को सरका दिया गया है और फिर यह धीरे धीरे दूसरे छोर तक पहुंच जाती है। वहां किनारे पर खड़े गांव के लोग सामान को ट्रॉली से निकालते हैं, फिर उसे जरूरतमंदों के बीच बांटा जाता है। कई जगह हेलीकॉप्टर के जरिए भी मदद पहुंचाई जा रही है। तो देखिए, तस्वीरें नॉर्थ सिक्किम से निकलकर सामने आई हैं, किस तरीके से राहत बचाव वहां पर जारी है और लोगों तक मदद किस तरीके से पहुंचाई जा रही है, इन तस्वीरों के जरिए देखकर साफ तौर पर समझा जा सकता है। एक से दूसरी तरफ तमाम लोग मौजूद हैं और जितनी भी जरूरत की सामग्री है वो इस तरीके से एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचाई जा रही है ताकि लोगों को मदद दी जा सके। साथ ही साथ हेलीकॉप्टर के जरिए भी मदद वहां पर पहुंचाई जा रही है। देखिए, आपदा प्रभावित इलाकों में सड़क और पुल बनाने का काम फिर से अब शुरू हो चुका है। मकसद जाहिर तौर पर यही है कि कट चुके जो गांव हैं जल्द से जल्द नजदीक के शहरों से दोबारा उनको जोड़ा जाए। वहां कुछ जगह नदी किनारे पुल बनाने के लिए भी खुदाई करने वाली मशीनें लगातार काम करते हुए आपको नजर आएंगी। खुदाई करने वाली ये मशीनें नदी किनारे की जमीन को समतल करती नजर आएंगी। केंद्र सरकार जो है सिक्किम के मौजूदा हालात पर बारीकी से लगातार नजर बनाई हुई है और हर संभव मदद पहुंचाने का काम जो है वो युद्ध स्तर पर जारी है। जाहिर है, आप प्राकृतिक आपदा पर किसी का नियंत्रण नहीं होता, लेकिन बचाव दल किस प्रकार से अपना काम युद्ध स्तर पर करे ये उनके हाथ में होता है और वो आपको नजर आएगा हर मोर्चे पर। सड़क से लेकर दूर संचार तक बारीकी से भांपा जा रहा है और मरम्मत की जा रही है। हालांकि कुदरत की मचाई तबाही के बाद वहां सड़कों को बनाने का काम इतना आसान नहीं है। सिक्किम के एक इलाके में ड्रोन से ये तस्वीरें ली गई हैं और इससे पता चलता है कि इलाके की सड़क के किनारे की ज्यादातर जमीन पानी के कटाव की भेंट चढ़ चुकी है। आलम यह है कि मिट्टी के लगातार कटाव की वजह से नदी का पानी भी मटमैला हो चुका है। हालांकि राहत बचाव में जुटी एजेंसियां पूरी शिद्दत से अपने काम को अंजाम देने के लिए जुटी हुई हैं। देखिए, उत्तर सिक्किम जिले के चानुंग गांव में फंसे कई सैलानियों को सेना के हेलीकॉप्टर्स के जरिए एयरलिफ्ट करके गंगटोक छोड़ा गया। इसमें मध्य प्रदेश, दिल्ली और दक्षिण भारत के कई पर्यटक शामिल हैं। सभी ने मुश्किल वक्त में मदद के लिए सेना की तारीफ की और उनकी तरफ से किए गए इंतजामों के लिए धन्यवाद भी किया। इनमें कई ऐसे भी थे जो अपनी बात कहते हुए थोड़े भावुक भी हो गए। एमपी इंदौर से हैं हम। पूरा ग्रुप लाचुंग से यहाँ पे हमको सेना ने एयरलिफ्ट किया है, डायरेक्ट गंगटोक छोड़ा है। अब हमारा वापस इंदौर जाने का प्रोग्राम हैगा।
बाकी हम वहाँ लाचुंग में बहुत अच्छे से रहे, करीब 1500 टूरिस्ट थे। 1500 टूरिस्ट की बहुत अच्छी देखभाल करी सेना ने। वहाँ पर सभी होटल में आर्मी ने सभी होटल में बोल रखा था कि हमारे गेस्ट है, किसी को भी कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। सभी होटल वाले का भी सहयोग बहुत सही रहा भी, और वहाँ लोकल A to Z लोकल सिटीजन ने भी हमारी खूब मदद करी है। उनकी दुकान में जितना सभी के लिए खूब खूब बधाई। वहाँ के लोकल सिटीजन जो थे, उनकी दुकान में जितना सामान था उनने पूरे टूरिस्ट को, जब तक उनके पास सामान खत्म नहीं हुआ, उनने दिया। बहुत अच्छी सुपर व्यवस्था। आर्मी की जितनी तारीफ करे उतनी कम। पैसे की कहीं डिमांड नहीं हुई। उनको खूब खूब सैल्यूट, खूब खूब आशीर्वाद। सबके लिए तालियां, यहाँ की गवर्नमेंट के लिए, यहाँ की मीडिया के लिए, यहाँ की पुलिस के लिए और यहाँ के प्रशासन के लिए। उतरने के बाद भी हमारी पूरी जानकारी ली गई और हमें आगे पूरा शिफ्ट करने के लिए आश्वस्त किया गया। बहुत बहुत थैंक यू। मैं बोल नहीं पा रही हूँ उनकी बात हो गई कि आज आप सिक्किम सरकार की वजह से हम अपने बच्चों से, अपने फैमिली से बात कर पाए और सेफली हम अपने घर पहुँच जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। और चलिए अब बात कुछ और खबरों की करते हैं। चीन में हुए एशियन गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों ने 107 पदक जीतकर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। अब चीन से खिलाड़ियों का स्वदेश लौटने का सिलसिला जारी है। आज पुरुष और महिला हॉकी टीम के खिलाड़ी दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत हुआ। कुछ फैंस तो नाचने भी लग गए। एक दिन पहले बैडमिंटन और तीरंदाज खिलाड़ी स्वदेश लौटे। अब आज शाम को प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में एशियन गेम्स में शामिल खिलाड़ियों से मिलेंगे और उनका हौसला बढ़ाएंगे। देखिए 3 तस्वीरें इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं जब दिल्ली एयरपोर्ट पर टीम पहुंची तो किस तरीके से उनका स्वागत किया गया। दूसरी तस्वीर में फैंस का जोश कितना हाई है ये आप देख सकते हैं। तीसरी तस्वीर में आपको तमाम वो खिलाड़ी नजर आएंगे जो कि मेडल जीतकर पहुंचे हैं और उनके फैंस काफी उत्साहित हैं। एशियन गेम्स में कामयाबी का परचम लहराने के बाद हिंदुस्तान के खिलाड़ी वापस लौटे तो एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत हुआ। अब की बार 100 पार का नारा लेकर एशियन गेम्स में हिस्सा लेने पहुंची भारतीय टीम ने कमाल भी तो किया है और अपनी झोली में 107 पदक लपक लिए हैं। यही नहीं, भारतीय टीम ने एशियन गेम्स में इतने पदक जीतकर इतिहास भी कायम किया है। इस कामयाबी के साथ एशियन गेम्स में भारत ने मेडल टैली में चौथा स्थान भी हासिल किया है। पूरा देश इन पदक वीरों पर गर्व कर रहा है। ऐसे में पीएम मोदी भी आज एशियन गेम्स में शामिल हुए खिलाड़ियों से मुलाकात करने जा रहे हैं। इनमें भारतीय दल के एथलीट, उनके कोच, भारतीय ओलंपिक संघ के अधिकारी, राष्ट्रीय खेल महासंघों के प्रतिनिधियों के साथ युवा मामले और खेल मंत्रालय के अधिकारी भी शामिल होंगे। 23 सितंबर से शुरू हुए एशियन गेम्स में जब भी कोई खिलाड़ी मेडल जीतकर देश का नाम रोशन करता तो पीएम मोदी सोशल मीडिया के जरिए उनको शुभकामनाएं देते और उनका उत्साह बढ़ाते अक्सर देखे गए। इससे पहले भी पीएम मोदी ओलंपिक में देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों से मिले थे। पीएम की ऐसी कोशिशों से खिलाड़ियों का उत्साह दोगुना हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, सफलता रातों रात नहीं मिल जाती। कैसे एशियन गेम्स में उन खिलाड़ियों ने अपने सपनों को सच कर दिखाया जिन्हें जिंदगी में अभाव के अलावा उन्होंने कुछ नहीं देखा। कुछ ऐसी कहानी मुंबई से है, जहां एक पिता ने अपने छोटे से घर में बेटी को
कामयाब बनाने का सपना बुना और बेटी ने देश के लिए सिल्वर लाकर उस पिता को जिंदगी भर की सारी खुशियां दे दी। आप देखिए कामयाबी की ये खास कहानी। ये फटे हुए जूते एशियन गेम्स में सिल्वर मेडल जीतने वाली एथलीट ऐश्वर्या मिश्रा के हैं, जिन पर उनके पांव से निकले खून के निशान हैं, जो उनके संघर्ष की कहानी कह रही है। ऐश्वर्या मिश्रा, जिसने इस बार एशियन गेम्स में 4x400 मीटर रिले दौड़ में सिल्वर मेडल जीता, वो मुंबई के इसी दहिसर इलाके में रहती है। ये छोटा सा कमरा और यहाँ रखे मेडल्स और सर्टिफिकेट बताते हैं ऐश्वर्या के जिद और जुनून की कहानी। मुंबई शहर के छोटे छोटे कमरों में बड़े बड़े सपने पनपते हैं। इन सपनों में बहुत बार ऐसा होता है कि लोग जो हैं हिम्मत हार जाते हैं, बट कुछ सपने पूरे करने के लिए बेहद ज्यादा हिम्मत लगती है और उस हिम्मत के साथ सपने भी पूरे होते हैं। मुंबई में दहिसर इलाके में ऐश्वर्या मिश्रा का घर। ऐश्वर्या मिश्रा, जिन्होंने भारत का नाम इस साल एशियन गेम्स में रोशन किया और भारत की मेडल टैली को 107 तक पहुंचाया। ऐश्वर्या, जिसकी प्रतिभा को कभी कबड्डी खिलाड़ी रहे उनके पिता ने पहचाना और बेटी की आंखों में सपने भरे। सपना एक कामयाब एथलीट बनने का, और बेटी ने उन सपनों में रंग भरा पूरी लगन से। लगन ऐसी कि आर्थिक अभाव को कभी आड़े नहीं आने दिया। फटे हुए जूते पहनकर ट्रैक पर दौड़ी, पांव लहूलुहान हो गए, लेकिन हार नहीं मानी। जब रेसिंग को करियर के तौर पर अपनाया, तब ट्रैक पर भागने के लिए उसके पास स्पाइक वाले जूते नहीं थे। मुश्किल से पिता ने एक स्पाइक शूज खरीदा, लेकिन कुछ ही दिनों में वो फट गए। धापोली में जब गई थी तो हमारे पास जूता नहीं था। महाराष्ट्र स्टेट में मेडल गोल्ड हमारी थी। उस समय जूता आपको दिखा रहा हूँ। ये जूता में आज भी खून के निशान है। ये देखिए खून के निशान है। ये हर जूता फेंक सकता था, हर जूता जैसे उसका नहीं रखा। ये जूता क्यों रखा? क्योंकि ये बहुत मेरे जिंदगी का आज क्यों दिखा रहा है, उसके पहले दिखा। मेरा जब टाइम आएगा तब मैं दिखाऊंगा कि मैं इस स्थिति से गुजरा हूं और कोई मेरे को 1 रुपया हेल्प नहीं किया है। फल और सब्जियों की छोटी सी दुकान ऐश्वर्या के पिता का कारोबार है, जिससे घर चलता है। ऐसे में जब रेसिंग ट्रैक पर दौड़ने के लिए एक जूते हजारों रुपए में आते हों, तब एक खिलाड़ी के तौर पर ऐश्वर्या के संघर्षों को समझा जा सकता है। लेकिन जिसमें कुछ करने का जुनून हो, सबसे अलग पहचान बनाने की चाह हो, उन्हें ताकत इन्हीं अभावों से मिलती है, जो कुछ पाने की जिद को और पक्का कर देती है। सपनों की साइज बड़ी होती है और देखने वाला चाहिए ना। बहुत ऐसे लोग भी मिलते हैं मुझे जिनको पर्याप्त है, लेकिन कहते हैं नहीं ठीक है क्या होगा करके, लेकिन करना चाहिए देश के लिए। महाराष्ट्र से 3 ही प्लेयर गए थे, तो हमारा भी एक लक्ष्य है। मेरी उससे बात होती है तो वो भी कहते हैं भैया हम कुछ करेंगे, 3 नहीं 30 निकालेंगे। मुंबई के दहिसर इलाके में ये 10 बाय 10 का कमरा और उसमें रखे ये ढेर सारे मेडल्स बता रहे हैं कि ऐश्वर्या के सपनों ने उड़ान पंखों से नहीं, हौसलों से भरी है। ऐश्वर्या मिश्रा जैसी बहुत सारी ऐसी देश की बेटियां हैं जो भारत का नाम रोशन कर रही हैं, अलग अलग कंडीशन में आती हैं, खेलती हैं और भारत को एक अलग मुकाम तक पहुंचाती हैं। कैमरामैन साहिल चौहान के साथ पारस दामा, गुड न्यूज टुडे। नवरात्र आने वाले हैं और गुजरात में गरबा फेस्टिवल की तैयारियां चल रही हैं। अहमदाबाद में कई कलाकार पारंपरिक ड्रेस पहनकर गरबा डांस की प्रैक्टिस करने में जुटे हुए हैं। वहां रंग बिरंगी पोशाक, संस्कृति के मनमोहक रंग बिखरे हुए हैं। भारत का पश्चिमी हिस्सा गुजरात से लेकर पूर्व यानी पश्चिम बंगाल कला और संस्कृति के रंग में रंगा हुआ है। पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा दुनिया भर में फेमस है। कोलकाता में ट्रॉम सर्विस इस साल 150 साल की हो गई है। इस महीने दुर्गा पूजा के दौरान इसका जश्न मनाया जाएगा। इसके लिए ट्रॉम कार को नया रूप दिया गया है, उसे दुर्गा पूजा के रंग में ही रंगा गया है। ट्रॉम कार त्योहार को एक अनोखे तरीके से मनाने के प्रयास का एक हिस्सा है। लेकिन नवरात्र में तो अभी वक्त है, लेकिन गुजरात गरबे के रंग में रंगने लगा है। जगह जगह टोलियां गरबे की प्रैक्टिस में जुटी हुई हैं। गुजरात का गरबा दुनिया भर में प्रसिद्ध है। ये तस्वीरें देखिए अहमदाबाद से निकल कर आ रही हैं। यहाँ इस बार का गरबा बहुत खास होने वाला है। पनघट परफॉर्मिंग आर्ट ग्रुप की इस गरबे की में खास तरह की रंग जमाने की कोशिशें हैं। इस ग्रुप के कलाकार इस बार खास तरह की पोशाकों में नजर आएंगे। एक एक पोशाक जो है 18 किलो वजनी होगी।
कलाकार भी गरबे में अपनी अपनी परफॉर्मेंस को लेकर बहुत उत्साहित नजर आ रहे हैं। मनगढ़ अपना प्रचलित अपने ट्रेडिशनल स्टेप के लिए, जिसके अंदर ताली, चपटी और हींच का समन्वय होता है। और हमारा जो ट्रूप है बरसों से 23 साल से अपनी जो भातीगढ़ संस्कृति, अपना जो मूल बात है गरबा की, जिसमें प्राचीन और अर्वाचीन गरबा की बात होती है, उसी परंपरा को रखते हुए, संभालते हुए आने वाली पीढ़ी के लिए जतन करने के लिए सिखाते हैं। और वही हम लोग सिखाते हैं, कोई फिल्मी और वेस्टर्न डांस हम नहीं सिखाते। बहुत एक्साइटमेंट है गरबा के लिए, क्योंकि हम लोगों को प्रोफेशनल आर्टिस्ट होते हैं, तो हम लोगों को गरबा के लिए कुछ अलग ही उत्साह होता है, क्योंकि पूरा हम लोग कॉस्ट्यूम 2 महीने से तैयारी करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, और हम लोग जो खेलते हैं वो पूरे अर्वाचीन और प्राचीन गरबा खेलते हैं। ये ड्रेस बहुत ही ज्यादा मेहनत से बनाते हैं और 2 महीने तो लगते हैं ड्रेस बनाने में, क्योंकि बहुत बारीकी से काम किया हुआ है पूरे कॉस्ट्यूम में, एंड एंटायर ही बहुत मेहनत की है, लगाई है सबने। और अब खबर महाकाल की नगरी से। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होते ही महाकाल मंदिर प्रबंध समिति ने एक बड़ा फैसला किया है। अब महाकाल मंदिर में दर्शन करने वाले नेताओं को वीवीआईपी कोटा खत्म कर दिया गया है उनका, और इस कोटे को ऑनलाइन भस्म आरती में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं में शामिल कर दिया है। राजा हो या रंग, महाकाल के दरबार में सब एक समान माने जाते हैं। लेकिन बात जब जनप्रतिनिधियों या किसी खास वीवीआईपी की आती है तो उनके दर्शन के लिए खास व्यवस्था की जाती है। लेकिन मध्य प्रदेश में चुनाव आचार संहिता लगने के साथ ही उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में नेताओं के लिए कोटा को खत्म कर दिया गया है। इस कोटे को खत्म करने से ऑनलाइन भस्म आरती देखने वाले श्रद्धालुओं को फायदा मिल रहा है। जो कोटा सिस्टम होता है, जिसमें पॉलिटिकल कोटा है, उस पॉलिटिकल कोटा को तत्काल प्रभाव से ख़त्म कर दिया और जितना कोटा था उसको उस पूरी तरीके से ऑनलाइन भस्म आरती में कन्वर्ट कर दिया। मतलब आम व्यक्ति की तरह आप जो हमारी पहले ऑनलाइन संख्या 400 हुआ करती थी, वो 330 और बढ़ गई है, तो पूरा पॉलिटिकल कोटा उसमें ट्रांसफर हो गया। महाकालेश्वर मंदिर में पॉलिटिकल लोगों का कोटा खत्म करने से हर रोज भस्म आरती में शामिल होने की इच्छा रखने वालों के लिए 330 सीटों का इजाफा हो गया है। यही नहीं, नेताओं के दर्शन के लिए जो ग्रुप था वो भी डीएक्टिवेट कर दिया गया है। फिर भी अगर कोई जनप्रतिनिधि दर्शन करने के लिए आते हैं तो उन्हें शुल्क देना होगा। कोई जनप्रतिनिधि दर्शन करने के लिए आते हैं और यदि वो शीघ्र दर्शन से आते हैं तो ये पहले से नियम बना हुआ है, यदि वो उस लिस्ट में नहीं है तो उनसे जो शीघ्र दर्शन का जो शुल्क है वो लिया जाएगा। ये नॉर्मल तरीके से आते हैं तो उसमें किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। विशेष स्थिति में अगर किसी वीवीआईपी को परमिशन दी जाती है तो उसका फैसला मंदिर के अध्यक्ष करेंगे। राजनीतिक आधार पर दर्शन के लिए प्रोटोकॉल व्यवस्था आचार संहिता लागू रहने तक ही बंद रहेगी। उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली में सर्दियों की शुरुआत होने को है और लोगों को वायु प्रदूषण का डर सताने लगा है। बताया गया है कि कंस्ट्रक्शन कंपनियों के लिए जारी किए गए दिशा निर्देशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। रैपिड मेट्रो के प्रोजेक्ट का काम देखने पहुंचे दिल्ली के पर्यावरण मंत्री को ऐसी कई खामियां देखने को मिली, जिसके बाद उन्होंने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अक्टूबर शुरू हुए 10 दिन हो गए हैं। ऐसे में दिल्ली एनसीआर की सबसे बड़ी चुनौती प्रदूषण की समस्या है, जिसे लेकर एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं। दिल्ली सरकार इसके लिए जोर लगा रही है ताकि इस बार ये समस्या विकराल रूप न ले सके। ऐसे में निरीक्षण, जांच और सख्ती के जरिए अभी से प्रदूषण को बढ़ने से रोकने की कोशिश की जा रही है। साथ ही नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री खुद प्रदूषण के मोर्चे पर जुट गए हैं और वो अब दौरा कर नियमों पर अमल के नतीजे देखने में जुटे हैं। दिल्ली में निर्माण कार्य करने वाले नियमों के मुताबिक कितना काम कर रहे हैं, इसे देखने और समझने की कोशिश कर रहे हैं।
भाई मेरे देखो ना इधर किसका खाना खाए। सराय कालेखां में रैपिड मेट्रो के काम का जायजा लेने पहुंचे मंत्री गोपाल राय को यहां काफी खामियां देखने को मिली। साइट पर प्रदूषण को लेकर जितने भी निर्देश दिए गए हैं, इनमें से किसी का भी पालन यहां नहीं किया जा रहा है। ये हाल तब है जब कुछ दिन पहले सरकार ने निर्देश दिए थे कि किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पर एंटी स्मोक गन को जरूर रखा जाएगा, वो भी चालू हालत में। राजधानी दिल्ली की हवा एक बार फिर से जहरीली होने लगी है। आने वाले दिनों में दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील ना हो जाए, इसलिए सरकार ने कई निर्देश दिए गए हैं, जिसमें सिर्फ एक खास निर्देश ये है, जितने भी कंस्ट्रक्शन साइट हैं दिल्ली में, निर्माणाधीन साइट है, वहां पे एंटी स्मोक गन का होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे अभी हम मौजूद है सराय कालेखां में, जहाँ पे रैपिड मेट्रो का काम चल रहा है। दिल्ली से मेरठ तक ये रैपिड मेट्रो चलाई जाएगी, लेकिन जो स्मोक गन है वो यहाँ पे मौजूद तो है लेकिन चल नहीं रही है, जिसका निरीक्षण खुद आज दिल्ली के पर्यावरण मिनिस्टर गोपाल राय ने किया और पाया कि इस जगह में काफी ऐसी चीजें हैं, काफी ऐसे नियम हैं जिनका उल्लंघन किया जा रहा है। जाहिर है ये मंत्री के लिए भी चौंकाने वाला है, लिहाजा उन्होंने इस मामले में कार्रवाई की बात कही है। इसको देखते हुए अभी हमने डीपीसीसी को निर्देश दिया है कि इनको जितने पॉइंट पे वायलेशन है, इन को जो है अभी नोटिस दिया जा रहा है। 24 आवर के अंदर 24 घंटे में इसका जवाब ये सबमिट करेंगे। अगर प्रॉपर जवाब नहीं आता है तो फिर इनके खिलाफ पेनाल्टी की कार्रवाई शुरू होगी। नियमों की अनदेखी और लापरवाह रवैया दिल्ली के प्रदूषण का बड़ा मददगार बनता जा रहा है, जिसकी वजह से दिल्ली की आबोहवा जहरीली होती रही है। ऐसे में सरकार की सख्ती सांसों के संकट को दूर करने में कितना अहम रोल अदा करेगी, ये तस्वीर भी आने वाले दिनों में साफ होगी। दिल्ली से अनामिका गौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।